जय जगन्नाथ, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू नंदुश ट्यूटोरियल। कैसे हो मेरे दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपने पढ़ाई अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें कि जो हमारा पुराना एनालिसिस चल रहा था यूपीएससी के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो एनालिसिस चल रहा था, आप देख सकते हैं मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। तो आप वो जाके देख सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या अप्रोच होना चाहिए। क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर्स वगैरह भी एनालिसिस मिलता है आपको यहाँ पे, और आंसर्स के साथ उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, और फिर इन फ्यूचर क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा रहने वाला है, और आपको किस डायरेक्शन में आपको नोट्स बनाना है, पढ़ाना है, इस चीज़ों के बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग ऐसे ही अंधाधुंध तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक नोटिस है। क्या नोटिस है कि आप लोग सब वो पुराना ट्रेडिशनल मोल्ड जो है आपका, वहाँ से उड़ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए स्मार्ट प्लानिंग कीजिए। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, ना कि हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, गधे और घोड़े में फ़र्क होता है। तो स्मार्ट वर्क में आपको करना क्या है, सिलेबस को अच्छे से आपको याद करना है। सिलेबस को पूरा जितना भी माइक्रो पॉइंट्स वगैरह हैं, उस पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, और की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको याद कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी टॉपर्स को देख लीजिए, वो यही रिकमेंड करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालिसिस किया जाता है। सिलेबस को एनालिसिस करके ही हमें अपना जो भी प्रिपरेशन है उसको आगे लेके बढ़ना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिलसिला हम लोग शुरू किए हैं। इसको बोलते हैं ताबड़तोड़ सीरीज, जिसमें कि हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके खाली क्वेश्चन ही नहीं एनालिसिस नहीं करेंगे, उसका आंसर्स वगैरह भी एनालिसिस करेंगे। और फिर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए आंसर्स में, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए इस सब्जेक्ट में, कितना वेटेज रहता है, ये हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों ना हो, वहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट है मेंस में मार्क लाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो मेंस का मार्किंग है सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेंस में मार्क अगर लाना है तो उसी के लिए आप अभी से ट्राई कीजिए। फ्री तो आप पढ़ते रहेंगे, वो अगर क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका जो मार्क लिस्ट में जो रैंक आएगा, वो रैंक डिसाइड करता है मेंस का मार्क्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह से ही बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह रिपीट हो जाते हैं दोस्तों। तो एग्रीकल्चर के बारे में मैं आज आपको लेके आया हूँ। एग्रीकल्चर जो कि जीएस पेपर 3 जो हमारा है, जीएस पेपर 3 है, जिसमें कि वहाँ एग्रीकल्चर में 80 मार्क्स का वेटेज रहता है, अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स। समझ सकते हैं 250 मार्क्स से 250 मार्क्स से 80 मार्क, मतलब कितना ज़्यादा वेटेज है, जिसको कि इग्नोर कभी भी नहीं किया जा सकता। इवन इन प्रीलिम्स में भी इसका बहुत सारे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे प्रीलिम्स के, तो वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ नंदू, आप सभी का बंधु। चलिए स्टार्ट करता हूँ हमारे एनालिसिस को। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जीएस मेंस पेपर 3 का जो है, जीएस पेपर 3, उसमें जो हमारा एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है उसको फूड में डिनोट किया गया है, फूड, जिसमें कि आपका लैंड रिफॉर्म्स आएगा, क्रॉपिंग आ जाता है, एमएसपी वाला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाता है, फूड प्रोसेसिंग आता है। तो ये 5 जो चीज़ है, ये 5 चीज़ का आज पूरा अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और बहुत ही मज़ा आएगा डिस्कशन में, बहुत ही फ्रूटफुल होगा और वर्थ वॉचिंग होगा दोस्तों। इसीलिए चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। 2013 की अगर बात करें तो 2013 में अगर देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क का आया था। बाद में 2014 में ये 25 मार्क का आया था। मतलब पुराने अगर देखेंगे 2013 से लेके 2015 तक देखें, मतलब ये 2 साल, 13 और 14 साल, 2013 और 2014 में उतना ज़्यादा वेटेज नहीं था दोस्तों। 30 मार्क्स आ रहे थे पहले, 30 मार्क्स, उसके बाद 2014 में आते हैं आपके 25 मार्क। मतलब ज़्यादा वेटेज नहीं था एग्रीकल्चर सेक्शन का अगर बात करें। बट लेकिन 2015 आते ही इसका वेटेज देखिए, 50 मार्क हो गया, डबल, 25 मार्क से 50 मार्क, डबल हो गया। उसके बाद फिर से देखिए 50 मार्क,
उसके बाद फिर से देखिए 45 मार्क, 45 मार्क, 45 बाद में यहाँ देखिए 60 मार्क, यहाँ देखिए 60 मार्क, 2018 में 60 मार्क हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर देखेंगे तो 60 + 15 75 मार्क्स, मतलब देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क। फिर यहाँ पे फिर से देखने को मिलता है 50 मार्क्स, फिर से यहाँ पे देखने को मिलता है आपका 35 मार्क्स, फिर यहाँ पे देखने को मिलता है आपका 50 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कैसे अभी के ट्रेंड में 2017 के बाद 2022 तक इसका वेटेज 50 से 80 मार्क तक रह रहा है। 50 मार्क से लेके 80 मार्क तक हमारे ये फूड वाले जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, क्रॉपिंग सिस्टम है, एमएसपी इशू है, एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, ये सब चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आ जा रहे हैं आपके, 4 से 5 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। और इसका वेटेज 50 से 80 मार्क के बीच में आ रहा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ जीएस मेंस पेपर 3 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन के साथ। एक दोस्तों कि सक्सेस कम्स फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ वर्क दैट नो वन सीज। अगर सक्सेस चाहिए आपको तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो कोई नहीं देखता है, क्योंकि आप हर साल अगर किसी वजह से आप फेल होते रहते हैं तो उस 1000 आवर्स, क्या वो तो 1000 से भी ज़्यादा आवर्स ऑफ वर्क हो जाता है, उस आवर्स को कोई नहीं देखता है। ठीक है दोस्तों, सब लोग वही देखते हैं जो उनको दिखता है, जो कि सक्सेस इज़ द अल्टीमेट बोला जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रोसेस है, जो जर्नी है सक्सेस के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए उसको एंजॉय कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए। तो इसीलिए प्रोसेस को पूरा अच्छे से एंजॉय कीजिए, ज़्यादा अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर मत कीजिए, अच्छे से एंजॉय करते हुए आराम से पढ़िए, देखिए आपको ईजी लगेगा और धीरे धीरे आराम से एक ना एक दिन आपको सक्सेस भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 2017 का एक क्वेश्चन है, 15 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर आपको सभी को पता ही होगा, जनरल जो ट्रेंड होता है क्वेश्चन पेपर का, उसमें से 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से जो 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 10 मार्कर वाला क्वेश्चन होता है, 10 मार्क। और 10 मार्क के लिए आपको 7.5 मिनट, 7 to 8 मिनट्स आप दे सकते हैं। फिर 11 नंबर से 20 नंबर तक जो होता है वो 20 मार्क वाला क्वेश्चन होता है, और वहाँ पे आप कम से कम 9 मिनट से 10-11 मिनट, आप 9 से 10 मिनट आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10 से 11 मिनट दे सकते हैं, 9 से 10 नहीं, 10 से 11 मिनट, 10.5 मिनट बोला जाता है, लेकिन 10 से 11 मिनट आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जनरल ट्रेंड यही है कि 10 मार्कर के लिए 2 पेज लिखा जाता है, और जो 15 मार्कर है उसके लिए 3 पेजेस लिखा जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन क्या था, 2017 में क्वेश्चन आया था 15 नंबर में। 15 नंबर जो है जनरली 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए क्या अप्रोच होगा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सिडी जो गवर्नमेंट आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी जो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो जो सब्सिडी है वो कैसे क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है, क्रॉप डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है, और इकोनॉमी ऑफ फार्मर को कैसे अफेक्ट करता है, ये पहला क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए सब्सिडी के बारे में। तो आप कुछ डेटा दे सकते हैं सब्सिडी के बारे में, या फिर सब्सिडी क्या है बता सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडी देता है कि जो भी फार्म के लिए जो भी इनपुट कॉस्ट हो वो कम हो जाए, जैसे कि इनपुट में क्रेडिट मिल जाता है, सीड सब्सिडी मिलता है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलता है, इरिगेशन पे सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बताएंगे कि सब्सिडी कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे अफेक्ट करता है। तो सब्सिडी मिलने की वजह से इंसान जो है वही क्रॉप ज़्यादा उगाते हैं जिसमें उसको ज़्यादा सब्सिडी मिलता है दोस्तों। जिसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ सब्सिडी मिलता है उसी क्रॉप को ज़्यादातर देखा जाता है। इसलिए क्रॉप सिलेक्शन जो किया जाता है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है और एक ही टाइप के
क्रॉप्स वगैरह, जैसे कि पंजाब में राइस ही ज़्यादातर उगाया जाता है क्योंकि उसी में ज़्यादा सब्सिडी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, इरिगेशन सब्सिडी वगैरह मिल जाता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर कैसे इफेक्ट किया है आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर सेकंड है क्रॉप डाइवर्सिटी। क्रॉप डाइवर्सिटी पे वो कैसा इफेक्ट होता है ये अभी देख लेते हैं। क्रॉप का जो डाइवर्सिटी है वो भी डाइवर्स नहीं हो पाता है। जो इम्पोर्टेंट स्टेपल क्रॉप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेपल क्रॉप्स वगैरह हैं, स्टेपल क्रॉप्स जिसका कि एश्योर्ड मार्केट है, मार्केट में ख़रीदा ही जाएगा, जैसे कि वीट और राइस जिस पे ज़्यादा सब्सिडी मिल रहा है, तो उसी टाइप का क्रॉप को ज़्यादातर उगाने का कोशिश किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। अब इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट करता है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट करता है। इकोनॉमी के बारे में कहा जाए तो फार्मर्स का जो इनकम है, इनकम जो सपोर्ट है वो तो पूरा एकदम सब्सिडीज़ वगैरह जो मिलता है तो उससे इनकम सपोर्ट उनको मिल जाता है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो उनको अच्छे से सपोर्ट मिल जाता है, इकोनॉमी अच्छा हो जाता है। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्बेड प्रोडक्शन हो जाता है। कोई सा प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस और वीट मतलब एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शन हो गया जो कि डिमांड उतना नहीं होता है, लेकिन सेम टाइम दूसरे जो क्रॉप्स हैं पल्सेस, दाल वगैरह का जो जिसका डिमांड है बट इन लोग उगाते नहीं है क्योंकि इनसे सपोर्ट नहीं मिलता है इनके लिए, जिसके वजह से इकोनॉमी ऑफ फार्मर में भी इफेक्ट होता है, ये भी हम लोग देख लिए। अब ये था पहला क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस किया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। तो क्रॉप इंश्योरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को देखा जाए तो क्रॉप इंश्योरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है पूछा है। फिर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिग्निफिकेंस क्या है ये पूछा है। फिर फूड प्रोसेसिंग का क्या सिग्निफिकेंस है पूछा है। देखिए मल्टीपल एंगल्स वगैरह को लेके वो क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं। ये एक ही क्वेश्चन में सब्सिडी को एड्रेस करना है आपको, एमएसपी को एड्रेस करना है, फूड प्रोसेसिंग को और क्रॉप इंश्योरेंस को, हर चीज़ को मिला जुला के क्वेश्चंस वगैरह पूछा जा रहा है। आजकल का जो ट्रेंड हो गया है क्वेश्चन में वो बहुत ही डाइवर्स और डायनेमिक क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो अगर आपको फाइनलाइज करना है तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, एमएसपी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रॉप इंश्योरेंस का तो आपको एक टॉपिक मतलब हेडिंग देना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फैक्टर्स ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है। तो क्रॉप अगर इंश्योर रहेगा तो कहीं भी क्रॉप फेल्यूर अगर हो गया फिर भी उन लोगों को एक सपोर्ट मिल जाता है, इनकम सपोर्ट मिल ही जाएगा, एक प्रोटेक्शन एक मिल जाता है उन लोगों को। तो डिस्ट्रेस में उन लोग सुसाइड नहीं करेंगे, है ना। तो क्रॉप इंश्योरेंस का यही फ़ायदा होता है। एमएसपी का क्या फ़ायदा होता है कि उन लोगों को पहले से ही पता होता है कि उनको इतना जो लागत लगाने वाले हैं तो एक मिनिमम गारंटीड इनकम मिल ही जाएगा। उसके लिए मार्केट है, कोई नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट उसको ये प्राइस में खरीद लेगा। तो ये एक गारंटी मिल जाता है एमएसपी से और एक सेफ साइड में अपने आप को फील करते हैं। थर्ड अगर देखा जाए फूड प्रोसेसिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। फूड प्रोसेसिंग देखिए दोस्तों जितना किया जाए उतना एम्प्लॉयमेंट तो एक मिल जाता है, फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। आजकल कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल्स वगैरह में फूड प्रोसेसिंग ही करके किया हुआ खाना ही जल्दी जल्दी जो 2 मिनट में मैगी बन जाती है उस टाइप का खाना वगैरह पसंद किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है फार्मर का इनकम भी बढ़ जाता है, फूड का सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है और वेस्टेज जो होता है वो वेस्टेज भी नहीं होता है। तो जहाँ 80% तो आपको एक कंक्लूजन लिखना है कि जहाँ 80% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं जिनके पास लिमिटेड कैपेसिटी है तो उनके इनकम को अगर एनहांस करना है तो फूड प्रोसेसिंग, क्रॉप इंश्योरेंस, ये मॉडर्न मेथड जो है छोटे छोटे स्टेप्स वगैरह उठाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वर्ड याद रखिए, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एसपीपी एग्रीकल्चर में ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो सस्टेनेबिलिटी अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी अच्छा हो जाएगा। अब 2017 में फिर से 20 मार्क का एक क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं 14 नंबर में 2017 का ही क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या मेजर रीजन है जिसके वजह से राइस और वीट का जो यील्ड है वो कम हो जा रहा है, डिक्लाइन हो जा रहा है। तो सबसे पहले राइस वीट के लिए एक हमको इंट्रोडक्शन लिखना है। राइस और वीट सिस्टम में जैसे कि लेबर इंटेंसिव है, वाटर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, एनर्जी ज़्यादा लगता है राइस और वीट के लिए और धीरे धीरे वो लेस प्रॉफिटेबल भी होते जा रहा है। और ये प्रॉब्लम
क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या रीज़न है डिक्लाइन हो जाने के पीछे, क्या क्या रीज़न है देखेंगे। सबसे पहला रीज़न है कि डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो जा रहा है। बार बार एक ही क्रॉप अगर करेंगे तो वो एक ही न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करेगा और वो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, तो सॉइल का फर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख सेकंड चीज़, क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। कभी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, कहीं ड्रोट आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जा रहा है राइस का। फिर इंक्रीज इनपुट कॉस्ट बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल ज़्यादा वीड्स वगैरह हो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल दिया जाता है, तो उसको निकालने के लिए और ज़्यादा पैसा लगता है। ग्राउंड वाटर ख़राब हो रहा है केमिकल्स की वजह से, तो नया ग्राउंड वाटर के लिए और हाई कॉस्ट लगता है, तो इसीलिए कॉस्ट वगैरह बढ़ जा रहा है। फोर्थ, वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो भी कम हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ग्राउंड वाटर का बहुत यूज होता है। आपको पता है 1 kg ऑफ राइस को अगर उगाने के लिए हमको 3000 लीटर से 5000 लीटर ऑफ वाटर यूज होता है। मतलब इतना पानी बर्बाद होता है 1 kg राइस के लिए। इसीलिए जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है उन लोग राइस खेती नहीं करते हैं। उन लोग सोचते हैं कि हमारे पास पानी कम है, हम बाहर से वो खरीद लेंगे। इतना सारा पानी हम लोग क्यों वेस्ट करें 1 kg ऑफ राइस के लिए, हम तो बाहर अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज से ख़रीद लेंगे, तो हमारा वाटर सेव हो जाएगा। कितने चालाक होते हैं दोस्तों ये देखिए। तो लेकिन यही जो वाटर अवेलेबिलिटी है, इतना बार बार एक ही टाइप का क्रॉप अगर राइस और वीट करेंगे तो वाटर का अवेलेबिलिटी भी कम हो जाता है दोस्तों, और क्रॉप का यील्ड भी कम हो जाता है। तो ये सब कुछ रीज़न है जिसके वजह से आपका जो राइस और वीट का यील्ड है वो कम हो जा रहा है दोस्तों। तो अब देखेंगे, तो हमको अब सॉल्यूशन भी ढूंढना है। सॉल्यूशन क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। उस पर क्वेश्चन भी वो दे दिया है कि कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम तो पूछा गया, बाद में पूछा गया कि कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल टू स्टेबलाइज द यील्ड्स ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम द सिस्टम। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्पफुल है कि जो क्रॉप का यील्ड है उसको स्टेबलाइज करे। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कि कैसे क्रॉप तो देखिए राइस और वीट उगाते उगाते सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो गया। तो हमको अब सॉल्यूशन क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। और इसका मतलब क्या है? 1 क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप्स को हमको वहाँ पे उगाना चाहिए, कल्टीवेशन करना चाहिए, जिससे कि सॉइल का फर्टिलिटी भी बना होगा। क्योंकि क्रॉप रोटेशन होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग होगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज होंगे, जिसमें पानी भी कम लगता है दोस्तों। और ग्राउंड वाटर का भी डिप्लेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पेडी से पल्सेस, ऑयल सीड्स, मेज वगैरह उगाएंगे, तो उसमें ज़्यादा पानी ज़्यादा इरीगेशन के लिए नहीं लगता है दोस्तों। बस राइस और वीट में ज़्यादा पानी लगता है। तो यहाँ पे आपको बाद में डाइवर्सिफिकेशन और क्या हेल्पफुल करता है कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है, और पेस्ट से जो कॉलोनाइजेशन हुआ था उसका टाइम भी रिड्यूस कर देता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का ये भी एक फ़ायदा देखने को मिलता है। अब आपको एक कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपको बताना है कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, जिससे कि किया गया है। और इसको करने से क्या होता है? अल्टरनेटिव क्रॉप्स वगैरह प्रमोट जब होगा तो वाटर सेव होता है। टेक्नोलॉजीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म मशीनरी और अवेयरनेस अगर करेंगे हम लोग, ये सब चीज़ अगर हम लोग करेंगे, अगर टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, फार्म मशीनरी का यूज करेंगे, अवेयरनेस कर देंगे, अल्टरनेटिव क्रॉपिंग सिस्टम लाएंगे, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, हमारे सेक्टर को बूम कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2018 में 14 नंबर वाला क्वेश्चन था, जो कि 20 मार्क का क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैं आपको बताया। इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि कैसे हम लोग जो एम्फोसिस करते हैं सर्टेन क्रॉप्स के ऊपर, वो कैसे चेंज कर दिया हमारे क्रॉपिंग पैटर्न इन द रिसेंट पास्ट। मतलब पहले जो क्रॉपिंग पैटर्न था, कैसे अब वो चेंज हो चुका है और डिफरेंट हो चुका है। पहला क्वेश्चन वो है। तो सबसे पहले आपको क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है आपको ये याद रखिए, ये बहुत ही स्टैटिक है, हमेशा इसका नोट बना के रखना चाहिए। कभी भी क्रॉपिंग पैटर्न का कुछ भी क्वेश्चन आए, आपको ये इंट्रोडक्शन लिख देना है दोस्तों, कि क्रॉपिंग पैटर्न एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी एरिया में कितना कल्टीवेशन होता है, क्या क्या क्रॉप्स कल्टीवेशन होता है, उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। और ये इन्फ्लुएंस होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स,
क्लाइमेटिकल फैक्टर्स, कुछ सोशल फैक्टर्स, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स और कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस हुआ होता है दोस्तों। तो अगर रिसेंट पास्ट में देखेंगे बहुत सारा चेंज हमको देखने को मिलता है क्रॉपिंग पैटर्न में। कैसे? 1960 में जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तब से सिर्फ राइस और वीट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो राइस और वीट ही ज़्यादा उगाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक चेंज हुआ है। दूसरे तरीके से अगर चेंज देखा जाए तो पेडी, कॉटन, सोयाबीन और शुगर केन, ये 4 टन हमारे टोटल 50% एरिया को कवर करके बैठे हैं। 50% ग्रोस क्रॉप एरिया को कवर करके बैठे हैं। लेकिन पहले लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न उगाया जाता था, जिसमें कि मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, सोरगम, ये सब उगाया जाता था। लेकिन अब ये सब को ना उगा के बस वीट प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो इस टाइप का भी चेंज देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया जो है पल्सेस और ऑयल सीड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है और इम्पोर्टर है। इसीलिए गवर्नमेंट अभी बहुत सारे स्टेप्स वगैरह लिया गया है और एमएसपी भी हाई कर दिया गया है ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके, लोग पेडी और राइस से बदल के पल्सेस और ऑयल सीड में शिफ्ट हो सकें। तो अगर हम लोग बात करें क्रॉपिंग पैटर्न जो चेंज हुआ है वो पहले के ज़माने में लोकल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हुआ करता था, लेकिन अब ऐसे बात नहीं है। लोग पॉलिटिकल फैक्टर्स, लोग अपना प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा फैक्टर्स पे निर्भर करके डिपेंडेंट होकर अपना क्रॉपिंग पैटर्न को चूज कर रहे हैं। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स कम दाम में कहाँ मिल जाएगा, सब्सिडी कहाँ मिलेगा, उस टाइप की क्रॉपिंग को ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है और एग्रीकल्चर किया जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है इसी में, एलाबोरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा है कि अभी जो चेंज हो गया है उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, हमको मिलेट प्रोडक्शन और कंजप्शन पे थोड़ा एम्फेसिस करके बताइए। तो पहले मिलेट का प्रोडक्शन पे अगर एम्फेसिस अगर किया जाए प्रोडक्शन, तो कैसे प्रोडक्शन होता है देखेंगे। तो मिलेट ज़्यादातर ड्राई जोन में भी हो जाता है। अगर आपका सॉइल फर्टिलिटी उतना अच्छा नहीं है तो भी हो जाएगा, थोड़ा सा मॉइस्चर है तो भी हो जाएगा। और ये स्टेबल एल्डर है, मतलब ज़्यादातर ड्रोट आया, बाढ़ आया तो वहाँ भी कुछ हद तक ये सब लोग क्या करते हैं, ड्रोट रेजिस्टेंट बोल सकते हैं, फ्लड रेजिस्टेंट भी है। ज़्यादा लॉस नहीं होता है, इन लोग ज़्यादा रेजिस्टेंट रहते हैं। तो इसी अभी अगर फ़िलहाल देखा जाए तो इंडिया में 30 मिलियन एकड़ में मिलेट का कल्टीवेशन होता है। 21 स्टेट्स में होता है, जनरली साउथ के स्टेट में ज़्यादातर होता है, और नॉर्थ में आप हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में थोड़ा देख सकते हैं। और इसका क्रॉपिंग सीजन टाइम जो है वो 65 डेज है, जो कि उसको कमर्शियली साउंड बनाता है। तो उसका प्रोडक्शन देख लिए हम लोग। उसके साथ अब कंजप्शन के देखेंगे तो अभी जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रहा है और लोग जैसे अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, तो मिलेट जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिससे कि डिजीज़ फ्री और हेल्दी लाइफ हम लोग जिया जा सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टेट्स वगैरह हैं अपने न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स वगैरह में बाजरा, ज्वार, रागी ये सब प्रमोट कर रहे हैं। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ज़्यादातर लोग अभी राइस और वीट जो डिमांड आ रहा है उसको अगर फुलफ़िल करना है तो मिलेट को ज़्यादातर हमको प्रमोट करना चाहिए। इवन यूनाइटेड नेशन भी मिलेट को रिकॉग्निशन किया है, ओडिशा वाले भी मिलेट मिशन स्टार्ट किए हैं। तो इससे क्या होता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, सॉइल का फर्टिलिटी भी अच्छा रहता है, सस्टेनेबल रहता है प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसे कंक्लूजन में लिख सकते हैं दोस्तों, जो कि हेल्पफुल करेगा फार्मर के इनकम को डबल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन 2018 का 20 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 20 मार्क का क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि अभी जो वाटर डिप्लेटिंग सिनेरियो है, वाटर बहुत ही हर जगह से वाटर ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, और कैसे इरिगेशन सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं कि वाटर को जुडिशियसली यूज कर सके। समझ में आया क्वेश्चन? तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में कि कैसे डिप्लेटिंग सिनेरियो बन चुका है। जैसे कि हमारा जो कंट्री है उसका जो पॉपुलेशन अगर देखा जाए और एरिया वाइज भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे देखिए 16 to 17% वर्ल्ड का पॉपुलेशन अगर हमारा एक देश में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वाटर का अवेलेबिलिटी ओनली 1 से लेकर 2% ही है।
तो इसका मतलब वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है और उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा मिसयूज कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, हाउस होल्ड में, जिसकी वजह से हाई वाटर स्ट्रेस कंडीशन बन चुका है दोस्तों। तो मेथड क्या क्या है अच्छे से हम लोग वाटर स्टोरेज करने का मेथड क्या है, 2 टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड, जिससे कि वाटर स्टोरेज और इरीगेशन को बढ़ाया जा सकता है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या है, जैसे कि जलारस है, जलारस, स्टेप वेल वगैरह जो होता है बड़ा बड़ा, तालाब वगैरह आजकल देखने को, जिसको पोखरिया बोलते हैं, ये सब बनाया जा सकता है वाटर को स्टोर करने के लिए। बावरिस बनाया जा सकता है, बावरिस ये भी एक स्टेप वेल टाइप का ही चीज़ है। टंका बनाया जा सकता है, टैंक वगैरह, जो कि ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। आहर और पाइन्स वगैरह भी बनाया जा सकता है, जोहाड़ वगैरह भी बनाया जा सकता है। ये सब टर्म्स वगैरह याद रखिए इसको। ये है ट्रेडिशनल मेथड, जिससे कि हम लोग वाटर को स्टोर कर सकते हैं और इरीगेशन के लिए यूज किया जाता है गाँव वगैरह में। और मॉडर्न मेथड्स वगैरह में आप लिख सकते हैं कि रेन वाटर ओवरहेड टैंक, रेन वाटर स्टोर किया जाता है लेकिन हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर एक टैंक बनाया जाएगा, ओवरहेड टैंक, जिसमें कि रेन वाटर कलेक्ट हो जाएगा। एक है रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो हर सबको पता ही होगा कि रूफ का जो भी वाटर है उसको बाद में एक पाइप से, बाद में उसको कैचमेंट पाइप से उसको कैच कर लिया जाएगा। तो रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और पेरकोलेशन टैंक्स वगैरह भी बना सकते हैं, जो कि एर्दन डैम्स वगैरह होता है जनरली, उसको भी बना के हम लोग यूज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। अब इरीगेशन मेथड क्या क्या यूज कर सकते हैं जिससे कि जुडिशियस यूज हो पाए, तो सबसे पहले चीज़ बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। ये बहुत ही बढ़िया इरीगेशन सिस्टम है, जिसमें कि ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यूज़ होता है, जहाँ की जो पेरिनियल स्प्रिंग्स वगैरह हैं, पेरिनियल स्प्रिंग्स वगैरह वेस्ट हो जाते हैं, पानी नीचे गिर जाता है, तो उसको क्या करेंगे, बेम्बू का पाइप्स वगैरह वहाँ पे बनाया जाएगा और वो पेरिनियल स्प्रिंग्स का जो पानी है उसको बेम्बू के पाइप वगैरह से बाद में उसको फील्ड वगैरह में डायरेक्टली लेके जाया जाएगा, उसको बोलते हैं बेम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। और एक है इरीगेशन शेड्यूलिंग, जिसमें कि स्मार्टली हम लोग कब पानी देना है, कब पानी नहीं देना है, क्योंकि देखिए दोपहर को अगर पानी देंगे ज़्यादा वेस्टेज होगा, इसीलिए शाम को पानी दिया जाता है। तो उसको इरीगेशन का टाइम को अगर शेड्यूल करेंगे तो भी हम लोग पानी को ज़्यादा कुछ हद तक बचा सकते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग कर सकते हैं, जहाँ की इरीगेशन नहीं करने से भी आपका कुछ क्रॉप्स है जो कि हो सकता है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग किया जाए। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिससे कि जुडिशियस यूज हो सके। तो ये सब कुछ मॉडर्न मेथड्स वगैरह हैं। कंक्लूजन में लिखेंगे कि आप हमको क्या करना है, ट्रेडिशनल मेथड एज वेल एज मॉडर्न साइंटिफिक मेथड और अप्रोच को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके हमको वाटर को बचा के अगर चलेंगे तो सस्टेनेबली हम लोग वाटर को मैनेज भी कर सकते हैं, वेस्टेज को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, जो कि 2020 में एक क्वेश्चन आया है, 20 मार्क का क्वेश्चन आया है, जिसमें कि पूछा गया है ज़्यादातर देखिए राइस और वीट कल्टीवेशन हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका सॉल्यूशन, राइस और वीट का सॉल्यूशन था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो करेंगे, लेकिन उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके साथ एक भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चैलेंजेस को सोल्व करना है तो हमें जो अभी का जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो कैसे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है क्या, जिसमें कि एडिंग ऑफ न्यू क्रॉप्स या फिर क्रॉपिंग सिस्टम में नया नया टाइप के क्रॉप्स वगैरह को उगाया जाता है पर्टिकुलर लैंड में, जिससे कि वैल्यू एडेड क्रॉप्स को भी ऐड किया जा सकता है। एम क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, क्रॉप का पोर्टफोलियो को बढ़ाना है और फार्मर सिर्फ सिंगल क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपने इनकम के लिए, और अपने इनकम के लिए डिफरेंट इनकम्स वगैरह वो जनरेट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट क्रॉप। तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आप थोड़ा एक चार्ट बना सकते हैं, चार्ट बना के बेनिफिट्स थोड़ा सा लिख देंगे। बेनिफिट क्वेश्चन नहीं पूछा है बट फिर भी आपको थोड़ा लिख देना है कि बेनिफिट्स क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वाले लोग हैं, तो उनको अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर कर दिया जाए हाई वैल्यू क्रॉप के साथ मेज और पल्सेस, तो उनको वही कम एरिया में उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट वो है। दूसरा बेनिफिट के बारे में अगर बात करेंगे कि जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम में अप और डाउन आता है, तो अप एंड डाउन को अच्छे से वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना रहेगा, क्योंकि कभी अप आया कभी डाउन आया, फिर भी उनका जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अगर एक क्रॉप में लॉस हो रहा है तो दूसरे क्रॉप से उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तीसरा अगर प्रॉफिट देखा जाए तो हमारा जो वेदर कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से कभी रेनफॉल, कभी ड्रॉट, कभी हेल, कभी इंसेक्ट पेस्ट खा लिया,
तो अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर वो फार्मर्स अगर किया होगा तो वो सारा का सारा क्रॉप तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना। एक क्रॉप अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो दूसरा क्रॉप ठीक होगा, जिससे कि वो इसको इनकम मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट का अगर बात करेंगे तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन बहुत सारा है हमारे देश में। अगर हम लोग हाई वैल्यू क्रॉप्स और जो हॉर्टिकल्चरल और वेजिटेबल अगर हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा हो सकता है और माल न्यूट्रिशन से भी हम लोग लड़ सकते हैं। फिफ्थ बेनिफिट अगर देखा जाए तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ राइस और वीट में क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वगैरह सब खत्म हो जाता है और फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है। तो चैलेंजेस क्या था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो मेन हमारा क्वेश्चन है कि चैलेंजेस क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का। तो सबसे पहला चैलेंज है कि वाटर का अवेलेबिलिटी है। आपको ज़्यादा क्रॉप के लिए ज़्यादा पानी चाहिए और हमारा सब लोग रेनफॉल के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड हुए थे, तो सबसे बड़ा चैलेंज वही है। दूसरा चैलेंज क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्स है लैंड वाटर, इसका अगर ओवर यूज किया जाए तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर। ये दूसरा चैलेंज देखने को मिलता है। तीसरा चैलेंज क्या है कि हमारे पास उस टाइप का सीड्स और उस टाइप का प्लांट, इम्प्रूव्ड वेराइटी का प्लांट भी नहीं है कि कम एरिया में ज़्यादा डिफरेंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। थर्ड है फ्रैगमेंटेशन बहुत है, तो लोग सोचते हैं कि हम क्यों मॉडर्न मेथड को यूज करेंगे, मैकेनाइजेशन को यूज करेंगे, छोटा मोटा लैंड है चलो छोटा मोटा एग्रीकल्चर करके ही अपना काम चलाया जाता है। तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग भी एक इशू है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और एक चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट या फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के ना होने के कारण भी जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स है उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जा रहा है, उसको लोग ऑप्ट नहीं करते क्योंकि ख़राब हो जाता है उनका प्रोड्यूस वगैरह। वेरी वीक एग्रो बेस्ड है इंडस्ट्री, रिसर्च भी उतना खास हो नहीं रहा है, इलिटरेसी है बहुत सारा, लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ वगैरह भी है। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप का पूरा डेटाबेस है, डेटाबेस भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं। तो ये बहुत सारा लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स वगैरह, चैलेंजेस वगैरह देखने को मिलता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर करने की बात करें तो कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आईटी रिवोल्यूशन के वजह से बिग बास्केट, ब्लिंक आईटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो है, प्लेटफॉर्म्स वगैरह जिसमें कि फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कनेक्ट हो सकता है और अपना चीज़ को बेच सकता है। जो उसका जल्दी ख़राब हो जाएगा वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, डायरेक्टली कस्टमर आएगा और लेके चले जाएगा। तो इसके वजह से पेरिसेबिलिटी का इशू ख़त्म हो जाएगा। सेकंड एक्वापोनिक्स में पानी में ही क्या करते हैं, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स डाल के पानी में ही एग्रीकल्चर किया जाता है और कम एरिया में ज़्यादा एग्रीकल्चर कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक्वाकल्चर। अर्बन फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ये सब भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रेडिट सप्लाई सबको मिल जाता है जिससे कि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और भी टेक्नोलॉजी है जैसे कि यूरिया डीप प्लेसमेंट टेक्नोलॉजी, पॉली बैग नर्सरी टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया और इजराइल मिल के ये सब कर रहे हैं। इवन सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह में सॉइल हेल्थ का मैनेजमेंट, ये भी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को किया जा रहा है। तो ये सब टेक्नोलॉजी को यूज करने से भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 2022 में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो लास्ट में सॉल्यूशन मिल के आता है कि हमको करना क्या चाहिए। तो ये अभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और वो कैसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है क्या। तो ये क्या है सिस्टम है जिसमें कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कि इंटर डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, इंटरलॉकिंग सिस्टम है जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ होता है जैसे कि फील्ड क्रॉप, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, एग्री हॉर्टिकल्चर होता है, लाइफ स्टॉक भी होता है, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, स्मॉल रूमिनेंट फार्मिंग, फिशरी सेक्टर, मशरूम कल्चर, सारा का चीज़ को एक सीरीज ऑफ प्रोसेस में किया जाता है जिसके वजह से बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि एक जगह का वेस्ट दूसरे जगह के लिए प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों, दूसरे जगह यूज हो जाता है। आप लोग को पता होगा जैसे कि पॉन्ड वगैरह में या फिर फिश कल्चर में, वहाँ पे आपको अगर कुछ अगर उनके खाने के लिए देना है तो आप दे सकते हैं। प्लस डेयरी फार्मिंग में जो गोबर वगैरह निकलता है उसको कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, फिर वहाँ से फोडर वगैरह गाय बकरी को दे सकते हैं। उसी के पास में एपीकल्चर अगर करेंगे तो आपको हनी प्रोडक्शन हो सकता है और आपका अच्छे से पोलिनेशंस वगैरह भी हो सकता है। तो सीरीज ऑफ प्रोसेस को एक ही क्रॉप में अगर करेंगे तो बहुत ही सॉइल का क्वालिटी बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा हो जाता है, फूड सिक्योरिटी बढ़ जाता है,
न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, बेटर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होता है और क्लाइमेट रेजिलियंस भी रहता है। तो इतना सारा बेनिफिट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, तो इसको ज़्यादातर प्रमोट करना ही चाहिए दोस्तों। तो इसको कैसे, मतलब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि इसमें एक दूसरे चीज़ का बाई प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर लिया जाता है और जुडिशियसली हर चीज़ को यूटिलाइज हो जाता है। एक चीज़ का वेस्ट दूसरे चीज़ का यूजफुल प्रोडक्ट बन जाता है। तो जिसके वजह से दूसरे का एक कंपोनेंट, एक यहाँ का इनपुट वहाँ का आउटपुट, वहाँ का आउटपुट यहाँ का इनपुट हो जाता है। जैसे कि कटल डंग को मिक्स करते हैं क्रॉप रेसिड्यू के साथ, तो वो वर्मी कंपोस्ट बन जाता है न्यूट्रिएंट रिच, जिसको कि हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज कर सकते हैं। हमारा ईल्ड जो है वो ईल्ड बहुत ही बढ़ जाता है, हमारा सॉइल क्वालिटी बढ़ जाता है, रिजुविनेशन हो जाता है। इंसेक्ट और पेस्ट का जो रिलेशनशिप है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं ये सिस्टम की वजह से। केमिकल फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा हमको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, पोल्यूशन फ्री रहेगा, हेल्दी प्रोड्यूस निकलेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से होगा, स्टेबल इनकम आना शुरू हो जाएगा और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर का वो भी हम लोग मिटिगेट करने में कर सकते हैं अगर हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को यूज किया जाए। क्यों, और इसको यूज भी करना चाहिए क्योंकि हमारा जो 80% से ऊपर 86% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है और उनका अगर डबल करना है फार्मर का इनकम को, तो ये सब मेथड को अगर यूज करेंगे तो उनका इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इनकम जैसे ही बढ़ेगा तो उनका सोशल और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह भी बहुत सारा एनहांस हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारे लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है? फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा लगता है सबसे पहले, तो ये छोटे छोटे फार्मर के पास फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। बहुत सारे लोग को तो ये सिस्टम पता भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और छोटा छोटा लैंड है तो हेजिटेट भी करते हैं कि नहीं हम क्यों हम लोग नया फार्मिंग सिस्टम्स, क्यों नया टेक्नोलॉजी को यूज करें, तो हेजिटेट करने लगते हैं। तीसरा अगर चीज़ देखा जाए तो एमएसपी जो इशू है, एमएसपी की वजह से उन लोग वही क्रॉप यूज करते हैं जहाँ प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि एमएसपी ज़्यादा हो, तो उसी टाइप का क्रॉप्स वगैरह। तो ये सब कुछ चैलेंजेस वगैरह है हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का कंक्लूजन अगर देखेंगे तो अगर इसको यूज किया जाए तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है, जिससे कि सेल्फ सफिशिएंटी आ सकता है, बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन अच्छा हो सकता है, हमारा इनकम बढ़ सकता है, डबल हो सकता है, फार्मर्स का इनकम भी डबल हो सकता है, फिर उनका सोशल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बढ़ सकता है, जॉब भी बढ़ जाएगा, रूरल कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होगा, इसमें सस्टेनेबिलिटी भी है, प्रोडक्टिविटी भी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी है। तो बहुत ही विन विन सिचुएशन है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अगर करेंगे तो आज इतना ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं इसके यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह है सारा का सारा क्वेश्चंस अगर हम लोग करें तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको कुछ पार्ट्स वगैरह में ही वीडियो को लाया जाएगा। अगर आपको चाहिए कि ये सब जितना भी आपको देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन और आंसर है, अगर अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है और आपको लग रहा है कि ये आपको फ्रूटफुल हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट कीजिए कि इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूँ और इसका पार्ट 2 वीडियो में लेके आऊँ जिसमें कि अच्छे से पूरा का पूरा एनालिसिस बताऊँ और वहाँ पे आपका जो इन फ्यूचर क्या अप्रोच होने वाला है वो भी डिस्कस कर पाऊँ। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप अगर एटलीस्ट अगर 10 कमेंट भी आता है और वो 10 लोग भी अगर चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करें तो मैं इसका इस सेशन का पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे कि आपको सारा का सारा क्वेश्चंस उस पार्ट 2 वीडियो में पूरा का पूरा 8 ईयर्स का पूरा क्वेश्चन विथ आंसर एनालिसिस में आपको करके बताऊँगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादातर क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं इन फ्यूचर। अगर आप कमेंट करेंगे और इंटरेस्टेड अगर हैं तो इन फ्यूचर बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है। ये जो मैक्सिमम टॉपिक्स है यही सब आता है, क्रॉपिंग पैटर्न्स, सब्सिडी के ऊपर हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या फिर इरिगेशन सिस्टम, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स के ऊपर हो गया, तो यही सब लैंड रिफॉर्म्स हो गया। तो यही सब टॉपिक्स वगैरह है जो कि सिलेबस में और उसी को रिपीट किया जाता है। और आप इसको ही अगर थोरोली अगर पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन आंसर को तो आप आराम से 50 to 80 मार्क्स आराम से आप लोग हैंडल कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है, आप इससे आपका एक अच्छा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो जाता है जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको हैंडल कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा अपडेट रहिए टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि वो धीरे धीरे अपडेट होते रहता है, नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं। तो करेंट अफेयर्स के साथ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे तो दैट्स मोर देन एनफ। मैं तो कहता हूँ इतना ही, इसी को बार बार अगर पढ़ेंगे तो मोर देन एनफ, आराम से क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लिखिएगा येस आई एम इंटरेस्टेड और कंटिन्यू कीजिए। इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली आप सबसे इंस्पायर होके हमको भी सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस वगैरह लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय।